हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.com पर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। OSI का पूरा नाम, कई बार आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं, तो यहाँ OSI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है और इसका मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि OSI में कितनी लेयर होती हैं। तो याद रखना है OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको बताना है बग को एक अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, यानी कि बग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा नाम है? क्या उसे स्लग नाम से जानते हैं, ग्लिच, स्क्विड या लीच? तो आपने बग का नाम सुना होगा कंप्यूटर में। बग को और किस नाम से बुलाया जाता है और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। और जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को, इस सेशन को ज्वाइन कर पाएं। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी, ग्लिच। याद रखना है बग को ग्लिच नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला सवाल है सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है? सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अनुबंधों को अंतिम कर देना, डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, एक ऑफिस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग करना, उपरोक्त सभी। अब इसमें कौन सा सही आंसर है, एक कौन सा आपका यहाँ पे आंसर हो सकता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही जवाब है? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। ठीक है, सूचना तकनीकी एक्ट IT 2000 का मूल प्रावधान है डिजिटल हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है एक सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? एक सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? इसमें कौन सा आपका आंसर होगा? बताइए कौन सा आपका सही जवाब होगा। एक सेल को किसके द्वारा आप परिभाषित कर सकते हैं? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। कॉलम व रो को अलग करने वाला भाग, कॉलम व रो को अलग करने वाला भाग भी सेल हो सकता है। एक इनपुट बॉक्स जहां पर आप कुछ इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, उस बॉक्स को भी सेल कहते हैं। एक आयताकार मार्क, एक आयताकार निशान इस प्रकार से जो होता है तो ये भी आपका सेल होता है। यानी कि डी ऑप्शन है, आप इन सभी से परिभाषित कर सकते हैं एक सेल को। आपको पता है जो सेल होता है वो कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। ये जो बीच में बॉक्स बन गया है, इसी बॉक्स को सेल का नाम दिया जाता है। तो इनको अलग अलग प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर ये सभी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए आपको डी ऑप्शन पर जाना है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ISP अपने आप में एक दूसरे से किसके साथ जुड़े होते हैं? ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने आप में एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़े होते हैं? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट यानी कि NAP के द्वारा, DSL, ISDN, NIC। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट NAP के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं सभी ISP, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। अगला सवाल है वह मेनू आइटम जो फीके रंगों यानी कि ग्रे रंग द्वारा दर्शाए जाते हैं, वह बताते हैं कि वर्तमान कार्य के लिए वह मेनू उपलब्ध नहीं है, मेनू की अधिक आवश्यकता नहीं है, टॉगल मेनू है, मेनू का अधिक प्रयोग हुआ है।
देखिए जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो मेनूज के अंदर कमांड होते हैं, कई बार आपने ध्यान दिया होगा कुछ कमांड आपके हाईलाइट नहीं होते हैं, कुछ कमांड जो होते हैं वो हल्के रंग में होते हैं, फीके कलर में होते हैं, यानी कि ग्रे कलर में होते हैं। ऐसे जो कमांड होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो क्या बताते हैं? तो वो यह बताते हैं कि वर्तमान कार्य के लिए वह मेनू, वह कमांड उपलब्ध नहीं है। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका यहाँ पर एडिट मेनू है, और जैसे ही हमने एडिट मेनू पे क्लिक किया है तो कुछ जो कमांड हैं वो आपकी हाईलाइट नहीं है, ये फीके कलर में है। जैसे अंडू की कमांड है, रेडो की कमांड है, रिपीट की कमांड है, कट कॉपी पेस्ट की कमांड है, ये फीके कलर में है, हल्के रंग में है। और पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, ये आपको थोड़ा सा डार्क दिख रही हैं। तो जो फीके कलर में ये क्या बता रही हैं कि यह कमांड अभी वर्क के लिए उपलब्ध नहीं है, यानी कि जैसा यहाँ पे लिखा है वर्तमान कार्य के लिए यह मेनू, यह कमांड उपलब्ध नहीं है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई भी इस डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट नहीं लिखा गया है, कुछ टाइप नहीं किया गया है, और जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक अंडू, रेडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट का मतलब ही नहीं होता है, इसलिए ये कमांड आपकी हाईलाइट नहीं है। जैसे ही यहाँ पर कुछ आप टाइप कर दोगे, जैसे कुछ भी आप टाइप कर दोगे तो ये आपकी कमांड हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अभी ये हाईलाइट नहीं है, याद रखना है। यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान कार्य के लिए यह कमांड या मेनू उपलब्ध नहीं है, ये इसका मतलब होता है। राइटर में अक्षरों के केस बदलने के लिए प्रयोग करेंगे। लिब्रो ऑफिस राइटर की बात की गई है, अक्षरों के केस को बदलना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? जैसे मान लिया आपने अपर केस में लिखा है और आप लोअर केस में लिखना चाहते हैं, ठीक है, या सेंटेंस केस में लिखना चाहते हैं, तो आप केस को चेंज करना चाहते हैं, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में F3 आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। शिफ्ट F3 से आप केस चेंज कर सकते हैं। ये अधिकांश एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शिफ्ट F3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा फंक्शन नहीं होता है? देखिए कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर बहुत सारे फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि भाई कौन सा फंक्शन वहां होता ही नहीं है। प्रिंट, एवरेज, सम, मैक्स, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता है कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स के अंदर? तो आंसर हो जाएगा प्रिंट की कमांड वहां पर नहीं होती है, प्रिंट वाला नहीं होता है, बाकी एवरेज, सम, मैक्स होते हैं। देखिए आपको लिब्रो ऑफिस कैल्क में डेटा मेनू में जाना है। कहाँ जाना है आपको? डेटा मेनू के अंदर आपको जाना है, और जब आप डेटा मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कंसोलिडेट, एक ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट का एक बॉक्स आ गया, एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पर जो फंक्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें सम फंक्शन यहाँ पर हाईलाइट है। बहुत सारे फंक्शन होंगे, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हैं। अपने आप को हाइड करते हैं, देखो यहाँ पर राइट साइड में सम फंक्शन है, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, ये सारे फंक्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये सवाल था आपका। तो प्रिंट वाला ये फंक्शन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ नहीं होता है, ये फंक्शन आपका नहीं होता है कंसोलिडेट बॉक्स में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इस प्रश्न का आपको जवाब करना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है इम्प्रेस में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। इम्प्रेस में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की बात की गई है यहाँ पर, और अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं, साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, क्लोज ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इस वाले की को प्रेस करना होता है। आपके कीबोर्ड में एक इस प्रकार की की होती है जिसमें ये वाला ब्रैकेट होता है, ऐसे वाला, तो इस की को आपको प्रेस करना होता है ना। ये जो आप देख पा रहे होंगे, चलिए यहाँ पर आप देखिएगा, इस की को आपको प्रेस करना होता है। अगर आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप साइज को कम करना चाहते हैं, तो आप ओपन ब्रैकेट को क्लोज कर ओपन ब्रैकेट को आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे, एक की आप दबाएंगे तो साइज आपका कम हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला।
समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड की किस यूटिलिटी की का प्रयोग करेंगे? सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड की किस यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे? तो थिसारस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थिसारस आपका सही जवाब है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है सभी को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर को। ठीक है, अगला सवाल है, स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जानते हैं, क्या ये सही है? स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहां पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हाइपरलिंक का रंग नीला होता है, कैसा? नीला होता है। हाइपरलिंक का जो कलर है, जो रंग है, वो बाय डिफॉल्ट नीला होता है, ब्लू होता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो भी हाइपरलिंक होता है उसका बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, नीला होता है और अंडरलाइंड होता है। बाकी आप चाहें तो हटा सकते हैं, अंडरलाइन भी हटा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट की अगर बात करेंगे तो नीला होगा। और जब हाइपरलिंक पर आपका माउस ओवर करेगा, माउस उसके ऊपर आप लेके जाओगे तो वो हैंड शेप में आ जाएगा, हैंड शेप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, AVI का पूरा नाम ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है, यस या नो? इसका सही आंसर करेंगे आप लोग। AVI का फुल फॉर्म क्या होता है? AVI का पूरा नाम आप लोग बताएंगे। तो यहां पर दिया है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन पहला यहां पे सही हो जाएगा। AVI का ये फुल फॉर्म होता है। करंट स्लाइड शो को शिफ्ट F5 के द्वारा कर सकते हैं, शिफ्ट F5 की द्वारा किया जा सकता है। करंट स्लाइड शो का मतलब ये होता है जब आप इम्प्रेस के अंदर कोई स्लाइड बना रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर 4-5 स्लाइड आपने बनाई हैं, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड और चौथी स्लाइड, है ना। और अगर आप दूसरी स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं और आप यहीं से स्लाइड शो प्ले करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तब शिफ्ट F5 प्रेस किया जाता है। यानी जिस स्लाइड पर आप हैं, जो करंट स्लाइड आपकी है, वहीं से स्लाइड शो हो जाएगा। और अगर आप F5 की प्रेस करते हैं तो F5 की प्रेस करने से क्या होगा? स्लाइड शो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से शो होगा, शुरुआत से शो होगा। शिफ्ट F5 से जहां पर आप हैं वहीं से शो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्पाइडर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग सर्च इंजन द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता है। स्पाइडर क्या है? एक प्रोग्राम होता है। स्पाइडर भी एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल कौन करता है? सर्च इंजन के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सर्च करने के लिए स्पाइडर इस्तेमाल होता है। तो यस या नो, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो स्पाइडर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं गूगल की, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। अभी जो सर्च इंजन है, इस गूगल पर आप जो चाहें वो सर्च कर सकते हैं। किसी के बारे में आपको सटीक जानकारी नहीं है, कुछ कीवर्ड आप गूगल पर टाइप कर दोगे तो गूगल आपको इसकी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा, आपको दिखा देगा, उस कीवर्ड से संबंधित रिजल्ट आपको दिखा देगा। जैसे आपको SSC के प्रीवियस पेपर पढ़ने हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लो SSC प्रीवियस पेपर, उसमें से बहुत सारी वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके और प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जो चीज़ें हमें इंटरनेट पर सर्च करनी होती हैं तो हम किसी ना किसी सर्च इंजन का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे फेमस है आपका गूगल, है ना। तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा कि गूगल हमें बता कहाँ से रहा है? जो चीज़ हम गूगल पर सर्च कर रहे हैं आखिर गूगल को कैसे पता है? तो गूगल जो होता है उसके डाटाबेस के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, उसके डेटाबेस के अंदर वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो ये स्पाइडर्स होते हैं, ये बोट्स होते हैं गूगल के पास, अपने बोट्स हैं। और वो बोट्स क्या करते हैं? जो भी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो नई नई इंफॉर्मेशन मिलती हैं, वो स्पाइडर अपने डाटाबेस में भेजते रहते हैं। और फिर अगर आप कुछ सर्च करते हैं
तो वो डाटाबेस में जब अगर गूगल के होता है और वो उस कीवर्ड से मैच करता है तो वही रिजल्ट आपको दिखाया जाता है। यानी कि जो स्पाइडर्स होते हैं ये सर्च इंजन के लिए वर्क करते हैं, उनके पास डेटा स्टोर करने के लिए वर्क करते हैं। जैसे मान लिया आपने अभी आज अपना नया फेसबुक पर प्रोफाइल बनाया है, तो अभी नया प्रोफाइल बनाया है, अगर आप गूगल पर अपना नाम सर्च करके आगे फेसबुक लिख देते हैं तो हो सकता है अभी गूगल पे ना दिखा रहा हो। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपका पुराना फेसबुक अकाउंट है उसे आप गूगल पर सर्च करोगे, अपना नाम डाल के आगे फेसबुक लिख दोगे तो आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो उसका लिंक आ जाएगा गूगल पर। तो गूगल को आपके फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी पता है, यानी कि गूगल के डाटाबेस में आपके प्रोफाइल का लिंक कहीं ना कहीं है। तो ये जो आपके प्रोफाइल का लिंक गूगल के पास पहुंचा है ये स्पाइडर के द्वारा ही पहुंचा है। अगर आपने नया अकाउंट अभी बनाया है तो हो सकता है कि 3-4-5 दिनों के बाद में ये स्पाइडर्स पता लगा लेंगे कि आपने नया अकाउंट क्रिएट किया है और फिर आपका जो अकाउंट का लिंक है, इन्फॉर्मेशन है, वो गूगल के पास चला जाएगा और फिर आप जब गूगल पर सर्च करेंगे, सर्च इंजन पर सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो ये वर्क होता है स्पाइडर्स का, गूगल के बोट्स का, है ना। ये चीज़ें इकट्ठा करते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अगला सवाल है बैकअप क्या है, बैकअप किसे कहते हैं, बैकअप क्या है, यहाँ पर मीन क्या है, अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। जानकारी के बैकअप को रिस्टोर करना, सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, सिस्टम वेलफेयर की दशा में, सिस्टम फेलियर की दशा में सिस्टम को दोबारा चालू रखने की योग्यता, या उपरोक्त सभी, ठीक है। सिस्टम फेलियर, तो यहां पर देखो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना। बैकअप का मतलब होता है एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना, तो सिस्टम इंफॉर्मेशन की एक कॉपी करना ये बैकअप होता है। बाद में आप कभी भी इसे रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का बैकअप लेते हैं, किसी प्रोग्राम का बैकअप लेते हैं, तो बैकअप का मतलब होता है सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी रखना या कॉपी करना। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है एक साथ बहुत से लोगों को भेजे जाने वाले अवांछित अयाचित ईमेल स्पैम नहीं कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर अवांछित है, अवांछित, एक साथ बहुत से लोगों को भेजे जाने वाले अवांछित यानी अनवांटेड, अयाचित यानी अनसोलिस्टेड ईमेल को स्पैम नहीं कहा जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ऐसे मेल को स्पैम कहा जाता है, ये स्पैम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यानी जो अनवांटेड अनसोलिस्टेड मेल होते हैं वो स्पैम मेल होते हैं, इसलिए इसको आपको फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 18 और यहाँ पर भी 18, तो यहाँ पर नंबरिंग में कुछ मिस्टेक हुई है। खैर आपको इसका आंसर बताना है। SGML का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो SGML का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में यूनिक है, बताओ कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में यूनिक क्या है, आप लोग ये बताएंगे यूनिक क्या है प्रत्येक मॉडल में, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यूनिक है मशीनी भाषा, कंप्यूटर के प्रत्येक मॉडल में यूनिक क्या है, मशीनी लैंग्वेज आपकी अलग है, यूनिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, IRC का फुल फॉर्म बताइए, यहाँ पे कौन सा जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। IRC का मतलब है इंटरनेट रिले चैट। जब आप कोई कुंजी दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त होती है जिसे कमांड कहते हैं। जब आप कोई कुंजी दबाते हैं तो कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त होती है जिसे आप कमांड का नाम देते हैं। मान लिया आपने कोई की प्रेस किया तो कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त होगा जिसे कमांड कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही है, कंप्यूटर को कमांड देना आप कहते हैं। जैसे आपने कंट्रोल के साथ पी प्रेस किया तो ये प्रिंट की कमांड दी आपने अपने कंप्यूटर को, है ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। नया पैराग्राफ बनाने के लिए डैश दबाएं। अगर आप एक न्यू पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप क्या दबाएंगे, एस्केप कुंजी एक बार व एंटर कुंजी एक बार, एंटर कुंजी 2 बार, एंटर कुंजी 1 बार व स्पेस 1 बार, या एंटर कुंजी 1 बार। भाई हम कुछ टाइप कर रहे हैं और अब हमें एक नया पैराग्राफ बनाना है, न्यू पैराग्राफ में लिखना है, तो हम कौन सी की को प्रेस करेंगे, तो आपको बस एंटर कुंजी प्रेस कर देना है, आपको एंटर बटन एंटर की प्रेस कर देना है, आपका नया पैराग्राफ बन जाएगा, न्यू पैराग्राफ आपका बन जाएगा। ट्विस्टेड नेटवर्क केबल में कौन सा आरजे कनेक्टर प्रयोग होता है, ट्विस्टेड नेटवर्क केबल में कौन सा आरजे कनेक्टर इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो यहां पर हो जाएगा RJ45 का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है सैटेलाइट पर आधारित कम्युनिकेशन में वीसैट का पूरा नाम क्या होता है? वीसैट का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये फुल फॉर्म होता है वीसैट का, आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में कौन सा एक संचार का माध्यम नहीं है? कौन सा संचार का माध्यम नहीं है? मॉडेम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव सिस्टम। कौन सा एक संचार का माध्यम नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोवेव सिस्टम। ये संचार का माध्यम नहीं है। बाकी मॉडेम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन, ये सभी संचार कम्युनिकेशन के माध्यम है, मीडियम है, बट यहाँ माइक्रोवेव सिस्टम आपका नहीं है। सेल का कंटेंट किस कुंजी के प्रयोग से एडिट किया जा सकता है? किसी सेल में कुछ आपने लिखा, आप किस की को प्रेस करके उसे एडिट कर सकते हैं? बताओ, किस की को प्रेस करके आप उसे एडिट कर सकते हैं? तो यहां पर सही आंसर आप लोग करेंगे, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, F2 के प्रेस करने से आप किसी सेल में लिखे कंटेंट को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको F2 का इस्तेमाल करना होता है। एक इमेज एक हाइपरलिंक नहीं हो सकती है। देखो, एक इमेज एक हाइपरलिंक नहीं हो सकता है, ऐसा सवाल है। क्या इनका मतलब है कि भाई टेक्स्ट ही हाइपरलिंक हो सकता है? यानी कि किसी टेक्स्ट पर जब हाइपरलिंक लगा होता है तो उस पर क्लिक करने से दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। बट अगर किसी आप इमेज पर लगाते हैं, किसी इमेज पर आप अगर हाइपरलिंक लगाते हैं तो ऐसा नहीं संभव है, नहीं लग सकता है। तो क्या आप इसका जवाब करेंगे? सही है या गलत है? तो ये फॉल्स है। आप किसी इमेज पर भी हाइपरलिंक को लगा सकते हैं, जैसे किसी टेक्स्ट पर लगाते हैं वैसे ही किसी इमेज पर भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। और जब कोई उस इमेज पर क्लिक करेगा तो उसके पीछे जो भी लिंक पड़ा होगा उस पर आप चले जाओगे। तो इमेज पर भी हाइपरलिंक को लगाया जा सकता है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे बदलती हुई स्लाइड के स्टाइल को ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। जब स्लाइड को आप चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसमें जो स्टाइल आपकी होती है, एक नए लुक में स्लाइड आपके सामने आती है, उसे ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लिया आपने बहुत सारी स्लाइड बना ली है, अब आप स्लाइड शो कर रहे हैं, तो एक स्लाइड आपकी आती है, फिर दूसरी स्लाइड सामने आती है, तीसरी आती है। तो जिस वे में वो आपके सामने आ रही है उस स्टाइल को ट्रांजिशन इफेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है। कौन अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है? बैन, इंटरनेट, लैन या नन ऑफ दीज। तो यहां पर आपका ऑप्शन वी हो जाएगा, इंटरनेट। अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा आपको एक समय में एक स्लाइड देखने व उसे एडिट करने की अनुमति देता है? कौन सा व्यू आपको एक समय में एक स्लाइड को देखने व उसे एडिट करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है? स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू या नोट्स व्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, आप स्लाइड को देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, कुछ कंटेंट वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल व्यू यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम मई में होने वाला है, तो आप सभी ट्रिपल सी बाईफर्स्टनी मोबाइल एप्लीकेशन पर मई बैच में अपना एडमिशन ले सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 349 रुपये। तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लास 7 PM पर मिलती हैं। बाकी सभी को रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप सभी को टेलीग्राम पर ट्रिपल सी बाईफर्स्टनी से सर्च करना है और इसे ज्वाइन करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।